हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल डैशबोर्ड एजुकेशन में। आशा करता हूँ आज आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप पर और आपके सभी परिवार के सदस्यों पर बनी रहे। आप सब सकुशल हो, यही दुआ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तो जैसे पूजा का माहौल है, त्योहार का माहौल है, इसमें आपका मन विचलित होगा, आपको घूमने की इच्छा होगी। लेकिन दोस्तों आपको अभी क्या करना है, अभी कॉन्सेंट्रेट आपको ज्यादा करना है, क्योंकि दोस्तों सामने ही नजदीक में आपके एग्जाम है, आपके एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, सफलता जो है ना दोस्तों को सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने रास्तों पे निरंतर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आप अगर रुक रुक के चलेंगे, जितना आप रुक के चलेंगे आपकी सफलता भी उतनी पीछे भागेगी। तो आपको रुक के नहीं चलना है, आपको निरंतर चलना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन दोस्तों में, आज का सेशन में वास्तविक संख्या से कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो कि आपका 2.5 मार्क में पूछे जाएंगे। आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में 2.5 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या में। आपको जो इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है वो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना है दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, जिसके बारे में आपको जानना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में जानना है आपको। और इसके कॉन्सेप्ट से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये आपका होता है दोस्तों a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक हमारा प्रूफ निकलता है, एक सत्यापन निकलता है, जो कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां दोस्तों जहां a क्या है आपका, a भाज्य है, a क्या है, भाज्य है, b क्या है दोस्तों, b आपका भाजक है। ठीक है, q क्या है दोस्तों, q आपका भागफल है, भागफल। और r क्या है दोस्तों, r है आपका शेषफल, r आपका है शेषफल। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आपको कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करना होगा, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे भी बढ़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से कौन कौन से सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ का कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या फिर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दोस्तों आपको निकालना है एचसीएफ। देखिए किस तरह से आपको वो कहा गया है 455 और 42 का एचसीएफ, यानी कि दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें। दोस्तों अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग फार्मूला जानते हैं, a इक्वल टू होता है क्या, है ना, bq प्लस r। यहाँ a आपका क्या है दोस्तों, यहाँ a आपका है 455, आपको bq निकालना होगा। b हमने क्या कहा था दोस्तों, b क्या होता है, b हमारा भाजक होता है। यानी कि क्या करेंगे, भाजक का काम क्या होता है, जो भाज्य तो उसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाजक हमारा क्या होगा दोस्तों, 42 होगा। ठीक है, यहाँ 42 लिखेंगे, 42 इंटू क्यू क्या होगा हमें नहीं पता, क्यू क्या होगा हमें नहीं पता। हमें क्या करना है दोस्तों, पहला स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इस 42 से 455 को भाग देना है। इस तरह से इस 42 से 455 को भाग देना है दोस्तों। ठीक है, देखिए बात करते हैं। तो 42 एक बार में देंगे तो आपका कितना बचा, 35 आया। 42 के टेबल में 35 नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो देखिए, हम यहाँ पर क्या देखें दोस्तों कि हम 42 से 1 मल्टीपल करेंगे और हमारा शेषफल कितना है, 35 से। जो शेषफल आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला स्टेप क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे आपको 455 दिया है, 455 का हमें क्या किस रूप में लिखना है,
बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। यानी कि हम 455 को 42 से पहले भाग देंगे, भाग देके देखेंगे दोस्तों जो शेषफल आता है उसको हम जोड़ के रूप में लास्ट में लिखेंगे और हमारा भागफल क्या आया, 1 आया। यानी 42 गुना 1 प्लस 35, ठीक है, बराबर 455 हमारा आ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, यहाँ पे जो संख्या रहेगा अब उसको हम लोग इस रूप में अरेंज करेंगे, बी क्यू प्लस आर के रूप में यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको अरेंज करेंगे। अभी करेंगे 42 को, ठीक है। तो जब 42 को करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो संख्या रहता है यानी आर कॉमन जो संख्या रहता है शेषफल, हम उससे अभी भाग करेंगे। अब 35 से भाग करेंगे और गुना के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे जो 42 है उसे 35 से 42 को भाग करिए और 42 को भी आप बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखिए। देखिए ध्यान से, 35 को 42 से भाग करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 35 के 35 करेंगे, 35 दूनी होता है 70, ज्यादा हो जाएगा एक बार में लेंगे। चलिए माइनस करते हैं, यहाँ आएगा आपको 7। क्या दिखे हम यहाँ पे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 35 से 1 गुना करेंगे और 7 जोड़ने से हमारा कितना आ रहा है 42 आ रहा है। यानी 42 को हम कैसे किस रूप में लिखेंगे, 35 गुना 1 प्लस शेषफल हो गया कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। ये पर सेकंड स्टेप हुआ। देखिए दोस्तों इस स्टेप को तब तक करते रहना है जब तक कि आपका 0 ना आए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में अभी किसको लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जो आपका क्या है भाजक है, अब भाजक को भाग करेंगे शेषफल से, भाजक। अब 35 को हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे और 35 को भी इस रूप में लिखेंगे बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो वहां क्या करना है, जैसे 35 लिए, अब हमारा शेषफल को ध्यान देंगे। शेषफल हमारा कितना है 7 है। शेषफल क्या है दोस्तों, शेषफल हमारा 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 गुना, यानी कि अभी 7 से 35 को आपको क्या करना है, भाग करना है। चलिए देखिए 7 से हम 35 को भाग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम 7 से 35 को भाग करेंगे, 7 5 हमारा 35 होता है। हम क्या देखें दोस्तों, शेषफल हमारे क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। ये जो स्टेप है इसको आपको तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आए, ठीक है। तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल क्या ना आए, 0 आए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। इसका और स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। अब आ रही है दोस्तों आपको एचसीएफ लिखने का, या अभी एचसीएफ इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम एचसीएफ कैसे निकलेंगे, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 0 आया ये कौन सा चरण में आया, तीसरा चरण में आया। तीसरा चरण में आया 0, और यहाँ पे हमको ध्यान देना होता है कि दोस्तों कौन सा भाजक है, भाजक में कौन सी संख्या है। हम देख रहे हैं भाजक में 7 है, 7 में 5 गुना किए तो हमारा 35 हो गया और शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया। कहने का मतलब है ध्यान हमें दोस्तों भाजक का देना होगा। भाजक कितना है, 7 है, यानी यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको आपको ध्यान देना है। भाजक 7 है, इसका मतलब इससे क्या होगा, आपका 7 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, यानी कि 455 और 42 का जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। एक कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको और डीपली क्लियरिटी करने के लिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ भी क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए मान के चलिए दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ पे 155 लिया और 15 लिया, 155 और 15 का एचसीएफ निकालें, ठीक है। आप कोई छोटे संख्या भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी छोटा संख्या आप कभी भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 155 और 15 का एचसीएफ निकालें या फिर ज्ञात करें। चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ा संख्या होगा उसको हम ए मानना है दोस्तों, जो सबसे बड़ा होगा। हम देख रहे हैं 155 और 15 में बड़ा कौन है, 155 है, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि मुझे क्या करना होगा, पहला स्टेप दोस्तों, पहला चरण में क्या करना होगा,
155 को मुझे 15 से भाग देना है और उसको क्या करना है, BQ प्लस R के रूप में अरेंज करना है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करेंगे हम 15 से 155 को भाग करेंगे और इसको BQ प्लस R के रूप में अरेंज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहले यहां लिखना है 15 गुना, अब 15 से पहले यहां पे क्या करेंगे आप फटाफट से भाग करेंगे 155 को। क्या देखेंगे दोस्तों, 15 के 15। ठीक है, आपका सस्पेंस क्या बचा दोस्तों, 5 बचा। सस्पेंस आपका कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 15 गुना 1 जोड़ 5। हमेशा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको भागफल को लिखना है, क्योंकि हम जब एकलव्य विभाजन एल्गोरिथम लिखा है मैंने वहां पे बताया कि Q आपका क्या होता है, Q आपका होता है भागफल। तो हमेशा यहाँ पे भागफल को लिखेंगे और हमेशा यहाँ पे हम शेषफल को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपका सेकंड स्टेप क्या बताया दोस्तों, सेकंड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे जो संख्या रहेगा, भाजक में जो संख्या रहेगा, अब उसको विभाजन करना है, विभाजन एल्गोरिथम विभाजन उसमें अप्लाई करना है और इस संख्या को अभी क्या करना है, BQ प्लस R के रूप में अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 15 है, आपको शेषफल में क्या है, 5 है, तो 5 से अभी इसको करेंगे दोस्तों, 5 से भाग देंगे। चलिए 5 से भाग देते हैं। तो जैसे मैंने 5 से भाग दिया 155 को, ठीक है, सॉरी 5 से 155 को नहीं दोस्तों, 5 से क्या भाग करेंगे, 15 करेंगे, क्योंकि हमें 15 है यहाँ पे, 5 से 15 करेंगे, 3 आया, 5 3 15। देखिए दोस्तों मिल गया। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, 5 से जैसे ही 15 को भाग किया, मेरा भागफल कितना आया, 3 आया। ठीक है, शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है 0 आया, ये 2 ही चरणों में 0 आ गया, 2 चरणों में 0 आया। अब आपको लिखना क्या है, HCF तब क्या आया, मैंने बताया दोस्तों आपको कि HCF वो संख्या होता है जो भाजक में रहता है। यहाँ पे भाजक में क्या है दोस्तों, 5 है, भाजक में क्या है, 5 है, इसका मतलब आपको HCF क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बताया कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा, यहाँ पे कहने का मतलब B के जगह, और B क्या है आपका भाजक है, तो जो भी भाजक में जो संख्या रहेगा वही उसका क्या होगा, HCF होगा। वो भी कौन सा स्टेप में, लास्ट स्टेप में, जहां पे आपके शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से HCF निकालना सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको किस तरह का सवाल के बारे में यहाँ पे सीखना है। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या से दोस्तों आपको और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछे जाते हैं। कुछ और भी सवाल है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक सवाल है दोस्तों आपका, ये एग्जांपल में ये सवाल था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सवाल है, कुछ प्रूविंग सवाल है, प्रूव करना है आपको, दर्शाना है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, बस देख लेते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q है ना के रूप में, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है आपका 2q के रूप में है ना, और प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में, 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना है। आपको बताना ये है दोस्तों कि जितने भी सम संख्या है वो आपका 2q के रूप में होता है। 2q का कहने का मतलब हुआ कि तुमने कोई भी नंबर आप गुना कीजिए, 1 करते हैं, 2 into 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 एक सम संख्या है ना, 2 into 2 करते हैं, क्या आया, 4 आया। 4 भी क्या है, सम संख्या है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जितने भी सम संख्याएं हैं वो 2q यानी कि 2 into q के रूप में होता है, और जितने भी विषम संख्याएं हैं वो क्या होता है, 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ये आपको दिखाना है।
जहां क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, मान के चलते हैं क्यू की जगह दोस्तों मैंने 1 दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने 1 दिया तो 2 1 के 2 और यहाँ 1, ये क्या आया 3 आया, विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा ना दोस्तों। हमें इसी चीज को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन के पास समझते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जितने भी समपूर्णांक जितने भी सम संख्या होते हैं वो 2q यानी 2 के गुणांक के रूप में होता है, ठीक है, 2 के गुणांक के रूप में होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जितने भी विषम संख्या होता है दोस्तों वो 2 के गुणांक के साथ 2 गुना से 1 अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। 2q प्लस 1 2 के गुणांक के 1 अधिक होता है। चलिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया दोस्तों, ये दोनों ही क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक यानी कि एक पूर्णांक संख्या है, दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या है। चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। हम एक मानते हैं, हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं कि एक संख्या है, जैसे माना कि a जो है ना, a कोई हम एक अचर राशि मान रहे हैं, एक चर राशि मान रहे हैं। माना कि a एक धनात्मक, a कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रूव करेंगे। इसीलिए हमने क्या माना, a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे a एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, हमें क्या करना है दोस्तों, b बराबर लिखना है हमें 2। b बराबर हम क्या लिखेंगे 2। हम क्या लिख रहे हैं, है ना, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आइए, आपका क्या होता है वो a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r, ठीक है, a इज इक्वल क्या होता है bq प्लस r होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका 2q है, यानी b की जगह पे क्या आया दोस्तों 2 आया, ठीक है, b की जगह पे क्या आया 2 आया, क्योंकि यहाँ पे bq लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे क्या है 2q है, 2q प्लस 1 है, तो b की जगह पे क्या है दोस्तों 2 है, तो हम b को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर क्या है 2 मानेंगे, b बराबर 2 मानेंगे, ठीक है, b बराबर 2 मान लिए। आप देखिए आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब यूक्लिड विभाजन, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसका प्रमाण ये आता है कि a इज इक्वल टू, है ना, bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r होता है उसका प्रमाण। और क्या है दोस्तों, यहाँ जहां r की कुछ विशेषता है दोस्तों, r की क्या विशेषता है, r की विशेषता को समझते हैं। r यानी सेसफल, जहां पे r की क्या विशेषता है, सेसफल की क्या विशेषता है, सेसफल जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन आपका लेस देन होगा आपका b के, लेस देन आपका क्या होगा b के, यानी जो भाजक रहेगा उससे क्या होगा, उससे कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसका हम प्रयोग करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां है ना r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू b, आपका b से क्या है वो छोटा है, ठीक है। इसका प्रयोग कर लिए, है ना। अतः हमें यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, आपका b क्या है दोस्तों, b आपका 2 है, कहने का मतलब हुआ r जो होगा आपका क्या होगा, r की जगह हम क्या लेंगे दोस्तों, कहने का मतलब r जो आपका क्या होगा वो 2 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों, b आपका क्या है 2 है, b की जगह 2 बैठा दिया ना, तो हमें इस संख्या या यहाँ पे जो अरेंज मैंने किया इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमारे ये स्पष्ट होता है कि जो r का मान जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। अतः r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, या तो हम 0 ले सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं, इसको समीकरण 1 मान के रखिए दोस्तों, इसे मान के चलिए समीकरण 1। आप दोस्तों क्या लिखेंगे, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं। अब आपको क्या लिखना है, अभी हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से जब r बराबर हम पहले लेते हैं 0, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जब मैंने r बराबर क्या लिया
जीरो, तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक क्या है लिखा हुआ, हमारे लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए समीकरण एक में हमारे क्या लिखा हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए a बराबर b का मान हमने क्या माना है दोस्तों, b हमने क्या माना है 2 माना है, b हमने क्या माना है 2 माना है, तो b की जगह हम क्या देंगे 2 देंगे, ठीक है। 2 q प्लस आर की जगह क्या देंगे 0 देंगे, आर की जगह क्या देंगे 0 देंगे। जैसे हमने 0 दिया हमें क्या मिला दोस्तों, a इज इक्वल टू 2q मिल गया, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या मिला 2q मिल गया, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों a इज इक्वल टू 2q, ये एक सम संख्या है, दो क्या है दोस्तों, दो एक सम संख्या है, यानी 2q ये क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है। यहां हम लिखेंगे क्या, यहां हम ये लिखेंगे 2q 2 से विभाज्य है, 2q 2 से विभाज्य है। आप यहां दिखा भी सकते हैं दोस्तों कि 2q 2 से विभाज्य है या नहीं है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आप यहाँ बराबर करके क्या करेंगे, बराबर करके आप कर सकते हैं 2q/2। ध्यान दीजिए दोस्तों मैंने क्या किया 2q/2 किया, जैसे 2q/2 किया 2 कट जाएगा, कहने का मतलब हमारे क्या बचा दोस्तों, इक्वल टू क्या बचा q बचा। जैसे q बच गया, यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है दोस्तों कि 2q जो है 2 से विभाज्य है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम सम संख्या कहते हैं ना। तो यानी कि हम इस 2 को क्या कहेंगे, यानी ये क्या है, ये धनात्मक सम पूर्णांक है दोस्तों। क्या है ये धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, धनात्मक सम पूर्णांक लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहां से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। देखिए जब हमने r का मान 0 लिया था तो हमारा 2q आ गया, और हमने 2q के भी प्रमाण किया कि 2q क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों है 2q धनात्मक सम पूर्णांक, क्योंकि 2q जो है ना दोस्तों 2 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जब r बराबर 1, r बराबर क्या लेंगे दोस्तों, अब हम 1 लेंगे। तो r बराबर जैसे हम 1 लिए, a बराबर हमारे क्या लिखा हुआ था दोस्तों, a बराबर लिखा हुआ था bq प्लस r, a बराबर b की जगह हम 2 लेंगे, 2q प्लस r की जगह 1 लेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखेंगे कि 2q प्लस 1 जो है 1 ये 2 से विभाज्य नहीं है। क्या दोस्तों ये 2 से विभाज्य हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ना ही 2 के हम 2q का काट सकते हैं, नहीं 1 का काट सकते हैं, ठीक है। और ना ही ये दोनों आपस में ऐड हो सकता है। कहने का मतलब हुआ 2q प्लस 1 जो है 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। जब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या कहलाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। जब ये 2 से विभाज्य नहीं हो पाया तो इसको क्या कहेंगे हम, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्योंकि सम संख्या किसे बोलेंगे, सम संख्या मूल संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा विभाज्य होता है, ठीक है। और विषम संख्या क्या है, जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं 2q प्लस 1 जो है वो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो सकता, वो नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है दोस्तों। लास्ट में हम ये प्रमाण लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया है, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में है ना, 2q के रूप में और प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में हमने प्रमाणित किया, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो दोस्तों हमने ये प्रमाण किया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है ना, वो 2q के रूप में होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है,
ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, आप दोस्तों हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और किस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए बेहतर तरीके से समझने का कोशिश कर सकते हैं। आप समझ, अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, और किस तरह का सवाल आपका वास्तविक संख्या से 2.5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक सवाल है दोस्तों, ये तो हमने सम, धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में प्रूव किया। एक सवाल है उसी के ऑपोजिट 4 नंबर पे, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक फॉर q प्लस 1 या फॉर q प्लस 3 के रूप में होता है। अभी दोस्तों हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना वो फॉर q प्लस 1 के रूप में या तो होगा या फिर फॉर q प्लस 3 के रूप में होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए दोस्तों आपका हम q की जगह कोई नंबर लेते हैं, 1 ले लिए। ठीक है, देखिए कितना हो रहा है, हाँ ये आया आपका 5 क्या है आपका विषम संख्या है, विषम संख्या है दोस्तों। तो कहना है क्या मतलब, ये क्वेश्चन आपको कह ये रहा है, आप ये दिखाइए कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना वो फॉर q प्लस 1 के रूप में होता है, यानी 4 में कोई नंबर गुना करके उसको 1 से जोड़ेंगे तो हमारा विषम संख्या आएगा, ये आपको दिखाना है। ठीक है, 4 में क्या करना है, कोई भी नंबर गुना करके 1 अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बनाएगा, हमको विषम संख्या बनाएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। ये भी उसी तरह से दोस्तों जो हमने अभी जस्ट हमने प्रूव किया उसी तरह से है, उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए आपका क्या लिखा है दोस्तों, फॉर q प्लस 1 या फॉर q प्लस 3 के रूप में होता है। यहां पर भी हम क्या करें दोस्तों, यहां पर भी हम मानेंगे, माना कि a क्या है दोस्तों, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे जैसे a एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, b क्या मानेंगे दोस्तों, b हमारा हो जाएगा क्या, b बराबर हम लिखेंगे 4। b क्या लिखेंगे, b बराबर 4 लिखेंगे। अब हमने b बराबर 4 लिख दिया। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे आते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या प्रमाण मिलता है हमें वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो जानते हैं दोस्तों हम क्या, कि a बराबर हमारा होता है bq प्लस r। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां आपका दोस्तों r जो है ना वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, r जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू b होगा। कहने का मतलब हुआ r यानी जो शेषफल होगा दोस्तों, शेषफल आपका r जो है वो 0 से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन b यानी जो भाजक है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम मानते हैं समीकरण 1 मान लिए यहां से। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमने b बराबर 4 है, इसका मतलब ये हमको यहाँ पे कंक्लूजन मिल रहा है कि r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा
ये 0 के बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। r का मान क्या होगा, या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो अतः हमें यहाँ पे r बराबर क्या मिल रहा है, r बराबर हमें मिल रहा है 0 1 2, हमें दोस्तों 3 तक मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 तक हमें r का मान मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है जब आपको लिखना है r बराबर 0, जब आप दोस्तों आपने क्या लिया, r बराबर जब आपने क्या किया 0 लिया। ठीक है, जब आपने r बराबर 0 लिया तब समीकरण 1 से, यहां भी हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 में हमारा क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में हमारा क्या लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। समीकरण 1 में क्या लिखा है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिए a बराबर क्या लिखेंगे हम दोस्तों, b का मान हम लोग बैठाएंगे, b हम लोग 4 लिया था, 4q प्लस r का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, तो यहाँ लिखा देंगे 0। तो a बराबर हमें क्या मिला, 4q। ठीक है, 4q हमें मिल गया a बराबर दोस्तों, लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि ये 4q धनात्मक समपूर्णांक है या धनात्मक समपूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको चेक करेंगे। तो हम देखते हैं क्या, इसको 2 से भाग करके देखते हैं दोस्तों। देखिए जैसे 2 से भाग करके देखा, ये हमारा भाग हो गया, क्या आ गया, 2q आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 2q आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि चूंकि, है ना, ये जो साइन है क्या है, चूंकि क्या है, चूंकि 4q जो है ना दोस्तों 2 से विभाज्य है, 4q 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य हो गया तो 2 से विभाज्य होने वाले सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। तो ये क्या होगा दोस्तों, 4q क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक होगा, यानी इसको हम नहीं ले सकते हैं, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। 4q क्या है दोस्तों आपका, a बराबर जो 4q हमने लिखा है वो क्या है आपका, धनात्मक समपूर्णांक है ना। हमें 4q हम नहीं ले सकते, हमारे स्टार्टिंग है 4q प्लस 1, इससे प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या लिया दोस्तों, एक बार r बराबर हमने 0 लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, r बराबर लेंगे 1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इरेज करेंगे इसको, वीडियो को पॉज करते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, r बराबर हम लेंगे 1, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। जब हमने r बराबर 0 लिया तो हमें क्या मिला, a बराबर 4q, जो कि 4q हमारे क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब हम लेंगे r बराबर अब हम लेंगे क्या, 1 लेंगे। जैसे हमने r बराबर 1 लिया तो फिर से हम उसी तरह लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a बराबर पे क्या लिखा था, bq प्लस r लिखा था, तो a बराबर 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पे भी हम क्या करते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं। क्या दोस्तों, ये हमारा पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा, पूरा पूरी 2 से ये हमारा विभाज्य नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 4q प्लस 1 2 से विभाज्य, क्योंकि 4q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है या फिर नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब ये हमें मिला कि a बराबर जो हमने 4q प्लस 1 लिया था वो क्या है, वो हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए एक प्रमाण हमें मिल गया दोस्तों, a बराबर 4q प्लस 1 धनात्मक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक हमें मिल गया आंसर क्या, a बराबर 4q प्लस 1, ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम आते हैं कि 4q प्लस 3 को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लेंगे एक बार r बराबर लेंगे 2 लेंगे। जैसे हमने r बराबर 2 ले लिया, हमारा क्या आएगा, a बराबर 4q प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है। जब किसी 2 सम संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो उसका जो जोड़ आता है वो क्या आता है, सम संख्या ही आता है। ठीक है, अगर आप अगर चेक करते हैं, q की जगह पे कोई भी नंबर लीजिए, नाम मान लीजिए मैंने 1 ले लिया। ठीक है, कोई q की जगह क्या किया, कोई भी नंबर लिया, 1 ले लिया, और हम इसको प्लस कर रहे हैं 2 से।
तो कितना होगा ये देखिए 4 + 2 आपका 6 हुआ, क्योंकि 6 2 से तो भाग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि जब 6 2 से भाग जा रहा है, 6 एक सम संख्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4 × 1 + 2 कहने का मतलब है 4³ + 2 जो है ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा, ये भी 2 से भाग जाएगा। तो इसको क्या है, एक इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे धनात्मक समपूर्णांक रूप में। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कि 4³ + 2 2 से विभाज्य है, 4³ + 2 2 से विभाज्य है। जब विभाज्य है तो a बराबर 4³ + 2 आपका क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक। a क्या होगा आपका, धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक। हमें तो समपूर्णांक का नहीं लेना है दोस्तों, हमें क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। हमें 4³ + 1 हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, ये हमारा प्रूव हो गया, इसे हम प्रमाण कर लिए। अब हमें क्या करना है, 4³ + 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने r बराबर 1 ले लिया, r बराबर 2 लिया, r बराबर 0 भी ले लिए। अब हम लेंगे क्या, r बराबर 3 लेंगे, क्योंकि हमारा r का मान 0 1 2 3 तक लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं r बराबर 3 लेते हैं। चलिए r बराबर अभी क्या करेंगे, 3 लेते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। देखिए जब हमने लिखा क्या, जब r बराबर, आप लिखेंगे क्या, अब r बराबर, इसको ऐसे लिखिए, आप लिखिए, अब r बराबर लिखिए, आप लिए r बराबर 3। जैसे आपने r बराबर 3 लिया तो हमारे क्या लिखा हुआ था, bq + r, है ना। तो a बराबर b की जगह 4q + 3। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, 3 क्या है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या को हम सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें विषम संख्या ही मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम 3 को 3 से जोड़ेंगे, विषम जोड़ेंगे तो हमें तो क्या मिलेगा, विषम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। लेकिन एक विषम संख्या एक सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमेशा विषम संख्या ही मिलेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 4q एक हमारा सम संख्या है, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, प्रमाण हमने पहले ही कर चुका है कि 4q क्या है, हमारा सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। तो जब 4q हमारा सम संख्या है और ये हमारा एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या को जब विषम संख्या से जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो हमेशा विषम संख्या होता है। ठीक है, देखिए मान के चलिए मैंने 4 से 3 ऐड कर दिया, क्या आया दोस्तों, हमारा 7 आया। 7 क्या, 7 एक विषम संख्या है, क्योंकि 7 जो है ना 2 से विभाज्य नहीं होता है, 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो हमारे साथ क्या विषम संख्या है। तो इससे हमको यहाँ पे ये कंक्लूजन, ये स्पष्ट होता है कि ये हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 4q + 3 जो है ना, 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। जब 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है तो इससे क्या बोलेंगे दोस्तों, यानी a बराबर 4q + 3 जो है ये क्या है, ये धनात्मक, आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि हमें प्रूव करने कहा गया था। क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी हमने सॉल्व किया उस सॉल्व से हमें ये कंक्लूजन मिलता है। आपको जो कंक्लूजन मिलता है उसके लास्ट में आप लिखिएगा, हमें ये कंक्लूजन मिलता है ना। अतः हमें क्या मिला, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में, 4q + 3 के रूप में होता है, ये हमने प्रूव किया। ठीक है, चलिए आशा करता हूं दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। जितने भी प्रमाण वाले हैं, जो थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, उसमें आपको अच्छे से समझे होंगे। और भी जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से डिलीट करूंगा। अगर इस मैथ को समझने में आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी अगर कंफ्यूजन हुई होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे।